हेलो एंड वेलकम। आज 16 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। लेकिन इससे पहले बात करेंगे स्ट्रेस पर, तनाव पर, क्योंकि आज राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस है। ये जो मेडिटेशन का जो बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है, ये इसीलिए लगाया है ताकि थोड़ी देर तक मन शांत और चित्त शांत रहे। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी एक स्मार्टफोन जैसी है? जैसे फोन को चार्ज की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन और शरीर को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। लेकिन हम अक्सर अपने फोन का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं। तनाव आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। यह एक ऐसा शब्द है जो हर उम्र, हर वर्ग और हर पैसे के लोगों को प्रभावित करता है। स्कूल का बच्चा हो या कॉर्पोरेट का सीईओ, घर की गृहिणी हो या खेत का किसान, तनाव किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन याद रखिए, तनाव एक स्थिति है, आपकी पहचान नहीं। यह एक चुनौती है, आपकी कमजोरी नहीं। यह एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। आज मैं आपको 3 छोटे लेकिन प्रभावी मंत्र देना चाहता हूँ। सबसे पहले है तनाव को पहचाने। तनाव के जो संकेतों को पहचाने। क्या आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं? क्या आप चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या आपका मन काम में नहीं लग रहा? ये सब तनाव के संकेत हो सकते हैं। सबसे पहले तनाव को स्वीकार करें, इसे छिपाएं नहीं। याद रखें, तनाव महसूस करना कमजोरी नहीं, यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। सबसे पहले छोटे छोटे काम करें। रोज 10 मिनट ध्यान लगाएं, 30 मिनट व्यायाम करें, अपने प्रियजनों से बात करें, अपने शौक को समय दें। याद रखिए, जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर तनाव का समाधान भी होता है। आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। आइए आज से एक संकल्प लें, खुद के लिए समय निकालेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, जरूरत पड़ने पर मदद मांगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करेंगे। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे या आप खुश होंगे, तभी दूसरों को खुशी दे पाएंगे। जब आप शांत होंगे, तभी दूसरों को शांति दे पाएंगे। आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है, एक ऐसी शुरुआत जहां तनाव हमारा मालिक नहीं, बल्कि हम तनाव के मालिक हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, आप जितने मजबूत सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को 13 अप्रैल 2025 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। यह पहली बार 2024 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। जो गांगुली है, 2021 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे, जब उन्होंने अनिल कुंबले का स्थान लिया था। यानी 2021 में अनिल कुंबले थे, तब 2021 में अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली आए। फिर इसके बाद में अब 2013 अप्रैल 2025 को इन्हें वापस आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो वीवीएस लक्ष्मण है, उसको भी पुनः समिति में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईसीसी महिला क्रिकेट समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। कैथरीन कैंपबेल को महिला क्रिकेट समिति की अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने टीबी के शीघ्र और किफायती निदान के लिए यानी इलाज के लिए आरटी लैम्प टेस्ट विकसित किया है? तो यह है HCTIMST तिरुवनंतपुरम। इसका फुल फॉर्म है
श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसने हाल ही में एक नवीन और किफायती रियल टाइम लूप मीडिएट आइसोथर्मल एप्लीकेशन RTLAMP का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम लूप मीडिएट आइसोथर्मल एप्लीकेशन। इस परीक्षण का विकास किया है, विकसित किया है, जो तपेदिक यानी टीबी के शीघ्र निदान के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो ये है मणिका बत्रा और श्रीजा अकुला। तो ये दोनों महिला खिलाड़ी हैं। मणिका बत्रा वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर है, जबकि श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। दोनों खिलाड़ी ओलंपिक स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट में भारत के लिए जो गोल्ड जीता है वो ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। इसका आयोजन ऑर्बनडेल अमेरिका में हो रहा है और वर्ल्ड कप 4 अलग अलग स्टेज में होता है। ये वाला जो प्रत्येक स्टेज इसका अलग अलग देशों में आयोजित होता है। भारत ने इसमें कुल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें ज्योति और सुरेखा वेन्नम ऋषभ यादव ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष रिकर्व टीम ने रजत जीता है और धीरज बोमदेवरा ने व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य और पुरुष कंपाउंड टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की क्षमता क्या है? तो ये जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, इसकी क्षमता है कि ये ड्रोन और छोटे जो प्रोजेक्टाइल है उनको निष्क्रिय कर सकता है। DRDO ने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज में MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन को निष्क्रिय करने, प्रोजेक्टाइल को रोकने, स्वार्म ड्रोन और अटैक का मुकाबला करने के साथ दुश्मन के निगरानी सेंसर को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो ये 2 किलोवाट का लेजर सिस्टम है, 800 से 1000 मीटर की इसकी रेंज है और ये प्रकाश की गति से अपने लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है। यह एक स्थिर तापमान पर कार्य करता है, लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना का शुरू करने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंबेडकर संबल योजना शुरू करने की घोषणा की है 134वीं जयंती पर। ठीक है, तो कौन सी जयंती पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की है? 134वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना उन गांवों में लागू की जाएगी जहां अनुसूचित जाति और की आबादी 50% से अधिक है। शेड्यूल कास्ट की जो जाति है वो 50% से अधिक है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इसके अलावा बात करें तो जो इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो और चल रही है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है एक, जिसमें बेरोजगारों को, स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये भत्ता पुरुषों के लिए 3000 रुपए और महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विकलांगों के लिए 3500 रुपए प्रति महीना है। 2 योजनाएं और हैं ऐसी मिलती जुलती योजनाएं सरकार की, जिसमें अंबेडकर DBT वाउचर योजना है। इसमें सरकारी कॉलेज के जो छात्राओं के लिए आवासीय सहायता है। किराए के आवास में रहने वाले छात्रों को 2000 रुपये प्रति महीना इसमें दिया जाता है। इसके अलावा एक 20 रुपये योजना है 2022 में शुरू हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, शहरी पलायन को रोकना, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम करना और युवाओं को उद्यम स्थापना में सहायता करना।
राज्य के विनिर्माण और वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका और भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये है दार ए सलाम, जो तंजानिया में है। यानी तंजानिया के दार ए सलाम में ये समुद्री सहभागिता का आयोजन हुआ। दार ए सलाम तंजानिया का प्रमुख बंदरगाह है, जो पूर्वी अफ्रीका का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। तंजानिया अफ्रीका में है और पूर्वी जो अफ्रीका है उसका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। हिंद महासागर के तट पर स्थित है। और ये सहभागिता भारत की सागर जो नीति है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करती है। भारत की जो सागर नीति है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत की सागर नीति है इसका जो पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2015 को घोषित किया था। यह नीति हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग, तटीय सुरक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इसमें जो है बिम्स्टेक है, एशियन है और ओरा जैसी जो क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से इस नीति को क्रियान्वित किया जाता है। और भारत इस नीति के तहत प्राकृतिक आपदाओं से पहले प्रतिक्रियाकर्ता की भूमिका निभाता है और बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करता है। समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का विकास, तटीय निगरानी और बुनियादी ढांचे का विकास इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। मार्च 2025 में इस नीति का विस्तार करते हुए, यानी सागर नीति का विस्तार करते हुए इसे महासागर कर दिया गया है, महासागर में विकसित किया गया है। तो महासागर का फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं तो भारतीय सेना में भर्ती होने वाले जो युवा हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि इसमें अंतिम तिथि बढ़ाई गई है आवेदन करने की। जो पहले 10 अप्रैल थी उसको बढ़ाकर अब 25 अप्रैल कर दिया गया है। और राजस्थान पुलिस में करीब 9617 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा सरकार ने की है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 28 अप्रैल से शुरू होंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन की 17 मई रखी गई है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर एक कसमकस है सिलेबस को लेकर कि सिलेबस को टॉपिक वाइज डिटेल से नहीं दिया गया है। इससे जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो आरपीएससी का जो सिलेबस है, जो पिछला जो सिलेबस है उसको उठाकर उसके हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस जारी किया गया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उसमें करंट अफेयर आपका रहेगा, आपकी पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी चीज़ें लगभग टॉपिक वही सारे रहते हैं। बात करें आरएस इंटरव्यू की तो 2023 के जो आरएस के एग्जाम हुआ था उसके इंटरव्यू का शेड्यूल आरपीएससी ने जारी किया हुआ है और इसके जो पहले चरण के इंटरव्यू हैं वो 21 अप्रैल को होंगे। 4th ग्रेड जीके के जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया गया है, 41% किया है, 20% से बढ़ाकर अब 120 क्वेश्चन, जहाँ 120 में से जहाँ 20 क्वेश्चन आते थे वहाँ 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। इसमें 53,749 पदों पर भर्ती होगी और इसके आवेदन की लास्ट डेट 19 अप्रैल जो बहुत ही नज़दीक है। जिन्होंने नहीं भरा है वो अगर इसके इच्छुक हैं, 4th ग्रेड नौकरी के देना चाहते हैं, तैयारी है करना चाहते हैं तो वो भर ले। परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर पेनल्टी, ये बार मैं अटेंड कर रहा हूँ, अटेंशन। ये इसलिए क्योंकि जो पेनल्टी का आदेश है वो 750 रुपये पर अटेम्प्ट है। स्टूडेंट को 3 अटेम्प्ट मिलेंगे और 2250 रुपये 3 अटेम्प्ट के अगर नहीं चुकाए स्टूडेंट ने, पेनल्टी नहीं भरता है स्टूडेंट, तो उसका जो SSO ID है ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएगा। NHM की जो संविदा भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है, उसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 1 मई की कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को निकाला गया था। 22 संवर्गों में 8,256 पदों पर इसको भर्ती होनी है। असिस्टेंट इंजीनियर है उसके 1,057 पदों पर भर्ती होनी है और एज लिमिट 40 और आवेदन की जो लास्ट डेट है इसमें 12 सितंबर रखी गई है।
इसके अलावा बात करते हैं आरपीएससी कमांडेंट के लिए। तो आरपीएससी द्वारा कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है। पूर्व आर्मी कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं और 22 अप्रैल 2024 को 2025 सॉरी, इसकी लास्ट डेट है। ये था आज के करंट अफेयर और एजुकेशन के साथ में अपने डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के लिए आप अवेयर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।